हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं आज कक्षा छठी की एनसीईआरटी साइंस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चैप्टर है, चैप्टर 4 14। ये जल, ये आपको एग्जाम के लिहाजे से सब एग्जाम में से ज़्यादा क्वेश्चन है। जल, आजकल आप लोग जानते हैं कि जल जल ही हमारे जीवन है। जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारे जीवन नहीं जी पाएंगे। खासकर कि आजकल का जिस जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से आंधी तूफान आ रहे हैं, बिना सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं। ये जल, आज की टॉपिक जल बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चैप्टर का। सो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। तो कल्पना कीजिए जब जब तब क्या होगा? क्या क्या आप खाना पकाना या कपड़े धोना या बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य किसी क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे। यदि यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? तो पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। चित्र 14.1 में यह दिखाया गया है। चित्र 14.1 में जल का कितना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल का लगभग कितना मात्रा का उपयोग करते हैं? कि 14.1 देखते हैं यहाँ कि हम कितने कितने जल का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 1, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। क्रियाकलाप उपयोग जल की मात्रा जैसे पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञात कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। बूझो जिज्ञासु हैं कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल की उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? वे अपना काम कैसे करता है? आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार की क्रियाकलापों तक ही सीमित है? तो हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं ये पौधे से प्राप्त होते हैं। तो क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्या आप जल के कुछ उपयोग सोच सकते हैं कि हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल की उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रेशे से कपड़ा बनते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? और आप में से कुछ कहेंगे ना, हम नदियों से, झरनों से, तालाबों से। पहले आपको यह बताना चाहती हैं कि किसी वस्तु के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। कहते एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए 2 गिलास की जल की आवश्यकता होती है। कुआं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। तो कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? चित्र 14.2 देखिए। चित्र 14.2 नदियों, झीलों या कुओं से जल टोटियों में आता है। टोटियों के द्वारा जो जल प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील या नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। हमें से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अतः हम सबके जल के एक से ही स्रोत है, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोत का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? बुझो चाहता है कि आप अपने जीवन में
किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तो तब क्या आप अब जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। दोस्तों यहाँ चित्र 14.3 में देखिए, महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। दिखाई जो नीले नीले भाग दिखाई दे रहे हैं, ये सब महासागर। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? 2/3 भाग दोस्तों जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में। चित्र 14.3 में यह दिखा गया कि जल पृथ्वी हमें 2/3 भाग से, मतलब 2/3, 3 में से 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। दिखा गया कि समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। समुद्र और महासागर में बहुत लवण, जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ दी एनएनसिएटर मेरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी कि हर जगह जल ही है और पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है? तो हमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुँचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। जल चक्र क्या है, आइए पढ़ते हैं। जल चक्र 14.3 जल चक्र। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला हुआ जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। जिसे चित्र 14.4 में दिखाया गया है कि जल कैसे विलुप्त होता है। ये देखिए दोस्तों, चित्र 14 सॉरी दोस्तों, चित्र 14.4 में यह दिखाया गया है कि जल कैसे विलुप्त होता है कि वर्षा के पश्चात गीली कपड़ों या छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? कि चित्र 14.4 कि अलगनी पर सूखते कपड़े, जैसे चित्र 14.4 में अलगनी पर सूखते कपड़े, ये देखते हैं जल किस तरह वाष्प होकर गुम हो जाते हैं। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप से याद है कि जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? तो हमने क्या पाया था? तो जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती हैं, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता है। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होता है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 कि एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश या धूप में तथा दूसरे को छाया वाले स्थान पर रखिए। तो अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल रखिए। चित्र 14.15 में दिखाया गया है। ये चित्र 14.15 में दोस्तों दिखाया गया है कि इसमें देखिए और इसमें देखिए, तो ये छाया में इसमें जल है, इसमें तो जलवाष्प देखिए, जलवाष्प बन के इसमें आगे उड़ गया है। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर न छिलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? तो किसी प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है और जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ते हैं और खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले हुए लवण शेष रह जाते हैं।
चित्र 14.5 में दिखाया गया है कि सूर्य के प्रकाश में धूप और छाया में जल का वाष्पन, ये जल का वाष्पन इसमें दिखाया गया है कि धूप में और छाया में जल का वाष्पन दिखाया गया है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या समय के प्रकाश की उष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु गर्म हो जाता है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है और इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिल जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जब जल को किसी बर्नर या गर्म करके वाष्पन और अधिक तेजी होता है। वाष्पन और अधिक तेज होता है जब किसी जल को गर्म करते हैं या गर्म करते हैं। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम है? जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का कोई अन्य प्रक्रम है? आइए जानते हैं। पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 4 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल बूझो क्या पढ़ लेते हैं। बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहता है कि उसने स्वयं से पूछा 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है। दोस्तों, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले पौधों को लगभग 500 लीटर, अब सोचो 500 लीटर जल की क्षति होती है, जो आमतौर पर बड़े आकार की बाल्टी 25 बाल्टियों से भरे जल की बराबर है। 25 बाल्टी की। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर ये जल की मात्रा की क्षति होती है। पौधे इस जल, आगे बात करते हैं। जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का यह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें अपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पोत्सर्जन उल्लंघन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं? आइए बात करते हैं कि क्रियाकलाप 3। जल से आधा भरा गिलास लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़ों से पोंछ दीजिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। चित्र 14.6 में यह दिखाया गया है कि बर्फ और जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंदें यहाँ दिखाया गया कि ये बाहरी परत की बूंदें दिखाई गई। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। पहली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखा था। घास की बूंदें पहले यानी कि ओस की बूंदें देखा था। क्या आपने यह भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों तथा धातु के पृष्ठों से, जैसे लोहे, ग्रिल या दरवाजे पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? इसमें संघनन की बात कही गई दोस्तों। आइए जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ दोस्तों, जब भी जल वाष्प होते हैं फिर दोबारा वापस पृथ्वी पर, तो संघनन प्रक्रम के द्वारा ही दोबारा पृथ्वी पर वापस होते हैं। पहले जल वाष्प होते हैं, फिर ठंडा होकर संघनन प्रक्रम के द्वारा ये पृथ्वी पर पुनः आते हैं। यह कैसे होता है? बोलते हैं कि संघनन प्रक्रम कैसे होता है या पृथ्वी पर दोबारा कैसे आते हैं? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप कम होता है। हाँ दोस्तों, जो हम ऊपर जाते हैं तो बादल बनते हैं। वही बादल ठंडा होकर के जो जल वाष्प होता है वो बादल बनते हैं। वही बादल ठंडा होकर के हमारी पृथ्वी पर दोबारा बूंदे के रूप में, बारिश के रूप में प्राप्त होते हैं। जो ऊपर जाते हैं तो ताप कम हो जाते हैं। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती हैं तो ठंडी होती जाती हैं। तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों तो इतनी ठंडी हो जाती है कि छोटी छोटी कि जो जल वाष्प वायु होते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर उठती है, तो इतनी ठंडी होती है, पर्याप्त ऊंचाई पर वो ठंडी हो जाती है और इससे उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल बूंदे, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, जो छोटे छोटे बूंदे के रूप में जो पृथ्वी को बारिश के रूप में पहुँचते हैं, तो उसे जल कणिका कहते हैं, जल कणिका में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी जल कणिका जो वायु में तैरती रहती है,
ये छोटी जल क्रिया वायु में तैरती करती हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। जो चित्र 14.7 देखिए दोस्तों, ये जल चित्र 7 में ये दिखाया गया है कि ये कैसे ये बादल बन गए। ये बादल वो एक ऊंचाई पर पहुंचने पर ये बादल बहुत ठंडे हो जाते हैं, ये जल जल के रूप लेते हैं, बूंदे बूंदे ये गिरते हैं कि ये वायु जल से ये जल की बूंदे बनाती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े और माप की जल की बूंदे बनाती हैं। सर्दियों प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है। वह विचार कर रहे हैं कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास पर जलवाष्प का संघनन है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो इसमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। हाँ दोस्तों, जो बादल हैं, बादल जो ठंडा होकर के जो जल के बूंदे हैं, तो कुछ बूंदें इतनी भारी होती हैं जो नीचे की ओर गिरते हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। इन जो जल वाष्प जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं, इसी को वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में या ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। हाँ, विशेष परिस्थिति में ओले या हिम के रूप में गिर सकते हैं। इस प्रकार वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों, जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं। फिर बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः प्राप्त धरती पर वापस। दोस्तों, सबसे पहले जो जल है ना, सबसे पहले जल जो हम लोग गर्म करते हैं या जल वाष्प बनते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें के उपस्थिति में जल वाष्प बनते हैं, पौधे से, पेड़ से, बहुत सी चीज़ें आपने देखा है। तो फिर ये बादल बनते हैं ऊपर जाके, फिर ये जल वाष्प बनते हैं, ऊपर बादल बनते हैं। ये बादल एक ऊंचाई के बाद इतनी ठंडी हो जाती हैं कि ये बादल बूंदे के रूप में नीचे गिरते हैं। छोटे छोटे बूंदे तो वायु में घुल जाते हैं, जो बड़े बूंदे हैं जो वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, ओले तथा हिम के रूप में भी जो जल पुनः धरती पर वापस आता है। 14.4 कि पुनः महासागरों की ओर वर्षा तथा वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आइए जल का क्या होता है। प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अत्यंत महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न गड्ढों से होता है। परिवर्तनों पर हम हिम पिघलकर जल बन जाती हैं। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। चित्र 14.8 में दिखाया गया कि वर्षा जल झरनों और नदियों के रूप में भी बहता है। जैसे वर्षा जल यहाँ दिखाया कि झरनों तथा नदियों के रूप में भी गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाती है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिश्ता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में भी उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से आता है। जिन क्षेत्रों में अधिकांश हैंडपंप या नलकूपों उपयोग होते हैं, वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरे खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहले एक चिंता को आपसे बांटना चाहती हैं कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ भूमि वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, वहाँ जल शीघ्र बढ़ जाता है। तो बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। तो ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है और जिससे अंत भूम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बाहर ले जाती है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओले तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओले तथा हिम के रूप में भी वापस लौटता है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिखा गया चित्र में जल चक्र दिखा गया है कि कैसे ऐसे समझते हैं कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाष्पन होता है, जल वाष्प होता है। यहाँ नदी समुद्र, यहाँ भी देखिए वाष्प होता है, यहाँ भी वाष्प होता है। यहाँ देखिए बादल बनकर यहाँ बारिश होते हैं कि जल वाष्प होकर ये वाष्पन यहाँ बादल बनते हैं। ये बादल बनकर ठंडा होते हैं, ये फिर दोबारा से नीचे ये बारिश के रूप में आते हैं। ये जल चक्र हो गया और अंत में वापस महासागरों में लौट आता है। जल के इस प्रकार जल चक्रण को जल चक्र कहते हैं। ये चित्र 14.9 में हम देख लिए हैं कि जल चक्र समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। कि 14.5 आइए आगे देखते हैं 14.5। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा?
वर्षा का समय अवधि या मात्रा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थानों में भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। कि हमारे हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में ही होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है और बहुत सी फसलों को बोया जाने मानसून के आने पर भी निर्भर करती है। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अत्यधिक वर्षा से समस्या जैसे चित्र 14.10 में देखिए बहुत सी किस तरह बाढ़ लग गई अधिक जल होने से, अधिक बारिश होने से। देखिए दोस्तों यहाँ बाढ़ आ गया है। भारी वर्षा के बाद दृश्य देखिए कैसे कभी कभी बड़ा बड़ा शहर में बाढ़ भी देखने को मिलते हैं। झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गाँव और शहरों का जलमग्न कर सकता है। चित्र 14.11 या 14.11 में देखिए दोस्तों किस तरह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य देखिए कि जल जब समुद्र या नदियों में पानी के लेवल ज़्यादा हो जाता है तो गांव या शहर में किस तरह ये बाढ़ के रूप ले लेते हैं। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी या बह जाते हैं। प्रायः जल बाढ़ का जल उड़ता है तो यह जलस्य जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। 14.6 में दिखाया गया है कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्षा या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र में तालाब या कुएं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं, तो भूमि जल भी की कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा पर्याप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों पशुओं और वनस्पति का क्या होता है। अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। 14.7 हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। 14.7 में दिखाया गया कि जल को कैसे संरक्षित। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भूमि जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भूमि जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल का कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। जैसे चित्र 14.12 में देखें दोस्तों, जैसे जल के लिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई कि चित्र 14.12 जल एकत्र करने की लंबी कतार दिखाई गई। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जल का संग्रह 14.8 में देखते हैं कि वर्षा का जल का संग्रह। वर्षा के समय वर्षा जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। वर्षा जल संग्रह का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहाँ एकत्रित कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं या नालियों में बह जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है जो कि बहुत दूर पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रह की यहाँ 2 तकनीकी का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इससे देखिए दोस्तों किस तरह वर्षा जल को सबसे पहले कि छतों पर से पहले इसमें पहुँचाया जाता है, फिर यहाँ पे टैंकों में पहुँचाया जाता है। किस तरह वर्षा जल को किया जाता है। छत पर वर्षा का जल संग्रह राजस्थान में जाता है दोस्तों। इसी तरह वर्षा के जल को संग्रह किया जाता है। वहाँ जल की बहुत किल्लत होती है, जहाँ मरुस्थल क्षेत्र में
जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले यह निश्चिंत करना। हाँ दोस्तों, जल यहाँ देखिए, जल में छत की उपस्थिति कण में मिट्टी हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ मिट्टी हो सकते हैं, इसलिए इसको निश्चिंत किया जाता है। यहाँ सबसे पहले यहाँ वर्षा का जल एकत्रित होकर इसमें जाता है, तो फिर इसको निश्चिंत किया जाता है, फिर यहाँ शुद्ध जल प्राप्त होते पीने लायक। निश्चित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे पाइप द्वारा जमीन में बने गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से मिट्टी में रिसा द्वारा भूम जल की पुनः पूर्ति करेगा। यहाँ चित्र 14.4 में यहाँ देखिए दिखाया गया है कि किस तरह फिर जल को पृथ्वी में पूरी तरह फिर जल को रिसा के द्वारा भूम जल को भूम जल की पुनः पूर्ति करेगा। इस तरह से पूर्ति किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। दूसरा है कि जो नाली में जो सड़क के किनारे जो नालियाँ उसको भी भूमि के सीधे पहुंचाया जाए। तो ये भी जल पुनः पूर्ति या भूम जल को पुनः पूर्ति करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। दो चीज़ें आपको याद है। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। दो तरीका बताइए जल चक्र कैसे वर्षा जल को संग्रह करने की 2 तकनीकी बताइए। छत के ऊपर वर्षा जल को संग्रह किया प्रणाली में या भवनों की छत को एकत्रित करना, या जल को पाइप तक पहुँचाना, या जिन्हें उपयोग करने से पर निश्चिंत करना आवश्यक होता है जो भंडारण जल की एकत्रित। और दूसरा है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल भूमि में सीधे पहुंचना। ये आपको 2 तकनीकी पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, या यूपीएससी या बीपीएस, कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल के। अब इस वर्ड को आपने दोस्तों पढ़ लिया हुआ, बादल संघनन, सूखा वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा, हिम जल, इसको आपने पढ़ लिया है दोस्तों। इसमें सारांश है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल छोटे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले, हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुएं, मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। वर्षा, ओले और हिम नदी, झीलों, कुएं, मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। ये मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति कौन करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वर्षा, ओले, हिम नदियों, झीलों या तालाबों, कुओं तथा मिट्टियों में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्र को जल चक्र करते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। जब लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यकता है कि हाँ दोस्तों कि जल की सीमित मात्रा है हमारी पृथ्वी पर, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ये अभ्यास दिया गया है दोस्तों, इसको अभ्यास करना। बिना अभ्यास करने इस चैप्टर में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, इसको अच्छे से अभ्यास करना, तब जाकर इस चैप्टर को आप सीख पाएंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। एक क्रियाकलाप है, थैंक यू दोस्तों।